लाइट, ये बात सही है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर, ये आपने भी पढ़ा हुआ है। स्ट्रेट लाइन में जाने का मतलब है कि लाइट का नेचर जो होता है वो पार्टिकल की तरह होता है। ठीक है, तो पहले तो आप ये बात लिख लीजिए, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable us, ENABLE, which enable us to see the objects. Okay, अब मुझे एक चीज बताइए, मैं अंधेरे में खड़ा हूं और आप उजाले में खड़े हैं, आप मुझे देख पाएंगे या मैं आपको देख पाऊंगा, या दोनों एक दूसरे को देख लेंगे? क्या होता है बेटा, सपोज कीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और आप इसको देखना चाहते हो। आप इसको सुनना बहुत ध्यान से, तभी देख पाओगे जब यहां से कोई लाइट रे आपकी आंखों पर जाएगी। अगर यहां से कोई लाइट रे आपकी आंखों पर नहीं गई तो आपके रेटिना पर इमेज नहीं बनेगी, आप उसको नहीं देख पाएंगे। अब दिक्कत यह है कि ये खुद तो लाइट प्रोड्यूस करने वाला नहीं है, तो सन ये काम करता है। तो बेसिकली जब हम चीजों को देखते हैं तो सन से जो आने वाली लाइट है वो चीजों पर पड़ती है और हमारी आंखों में जाती है और हम उसको देख पाते हैं इस तरह से। अब चाहे मैं डार्क में ही रहूं तो भी मैं इसको देख पाऊंगा। मैं अंधेरे में हूं, इसका मतलब है मुझ पर पड़ने वाली कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर के यहां तक नहीं जा रही है, इसलिए ये पर्सन ए मुझे नहीं देख पाएगा, लेकिन मैं उसको देख लूंगा। एक तो ये बात। दूसरी बात, अगर मैं यहां पर हाथ लगा दूं या कोई ऐसी चीज लगा दूं जो ओपेक है, जहां से लाइट रे नहीं गुजर सकती, अब बताइए क्या असर आएगा? आप उसको पूरा देख लेंगे पी क्यू आर, या सिर्फ पी क्यू देख पाएंगे और या सिर्फ क्यू आर देख पाएंगे? सर सिर्फ पी क्यू आप देख पाएंगे, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहां से कोई लाइट रे आपकी आंखों तक जाएगी ही नहीं, तो इसकी इमेज आपके पास नहीं बनेगी। क्लियर? तो ये चीज आप अपनी शब्दों में लिख लीजिएगा या डायग्राम ही बना लीजिए, ताकि आपको भविष्य में ये चीज याद रह जाए कि कोई भी चीज आपको तभी दिखती है जब उससे आने वाली लाइट रे आपकी आंखों पर गिरती है। लिखिए, इट इज नेसेसरी, ये जो मैंने पढ़ा है इसको भी लिखा देता हूं, इट इज नेसेसरी दैट लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड and comes to our eyes and comes to our eyes so that we can see them, so that we can see the objects. चलिए और समझिए, अगर आप इस बॉटल को देखिए, इस बॉटल में बीच में कौन सा कलर दिख रहा है आपको? लाइट जो आ रही है, व्हाइट लाइट, इसमें कितने कलर है आपके पास? हैं? 7 है ना, विद योर वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, है ना? अब होता क्या है बेटा, इन 7 कलर में से ये 7 कलर इस ब्लू वाले पर टकराए। क्लियर? और इन 7 में से सिर्फ ब्लू कलर ऐसा था जिसको इस मटेरियल ने रिफ्लेक्ट कर दिया, बाकी के कलर आपकी आंखों तक पहुंचे ही नहीं। ये हुआ है भाई। मतलब ये कि अगर आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कलर ब्लू है, ब्लू क्यों है? क्योंकि आपको ब्लू दिख रहा है, तो हो क्या रहा है, इसमें जो व्हाइट लाइट गिरती है, इसमें से विबग्योर करके 7 लाइटें गिरी है, ओनली ब्लू लाइट ही रिफ्लेक्ट हुई है और ये आपकी आंखों में गई है, और इसीलिए आपको ये ब्लू नजर आ रहा है। यानी कि हमें किसी चीज का वो कलर दिखता है जो उससे रिफ्लेक्ट होकर के आता है।
अब मुझे बताइए, ये अगर आपको रेड दिखता है तो इसकी वजह यह है कि सातों के सातों कलर जब इस पे गिरे हैं तो इसमें से सिर्फ ब्लू वाला कलर ही वापस आया है, और जो आपकी आंखों में आया है, और इसीलिए आपको ये रेड वाला कलर ही रिफ्लेक्ट हुआ है और ये आपकी आंखों में आया है, इसीलिए इसका कलर आपको रेड दिखाई देता है। अब बात यह आती है कि चलो हमें वही कलर दिखता है जो रिफ्लेक्ट होकर के आता है, तो ये ब्लैक क्यों दिखता है? क्या व्हाइट लाइट में ब्लैक कलर भी आ रहा है जो रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों में गया? नहीं। अरे यार, व्हाइट लाइट में तो 7 कलर है, विबग्योर है। अब ये ब्लैक कलर तब दिखता है जब सातों के सातों कलर आते हैं और रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। आपकी आंखों में कोई कलर गया ही नहीं, और आपकी आंखों में कोई कलर नहीं गया, इसलिए आपको कोई कलर दिखा नहीं, और कोई कलर नहीं दिखा इसका मतलब है वो कौन से कलर का है? डार्क। तो ब्लैक कलर तब दिखता है जब उसमें से सातों के सातों कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लैक कलर ज्यादा से ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सुना है ना कि ब्लैक कलर लाइट एब्जॉर्ब करता ज्यादा, उसकी वजह यही है कि वो सातों के सातों कलर एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ भी रिफ्लेक्ट ही नहीं होने देगा। अब बात करते हैं ये व्हाइट वाला भी ऐसी करता है। हाँ, व्हाइट वाले में क्या है बेटा कि ये सातों कलर गिरते हैं इस पे विबग्योर, और सातों के सातों रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ भी एब्जॉर्ब ही नहीं करता, इसलिए आपको व्हाइट नजर आता है। तो ब्लैक तब दिखता है जब सातों कलर एब्जॉर्ब हो गए हों, व्हाइट तब दिखता है जब सातों कलर रिफ्लेक्ट हो गए हों, और इसके अलावा कोई कलर अगर दिखता है वो सिर्फ वही कलर है जो रिफ्लेक्ट हुआ है। लिखिए इस बात को, the color which is reflected by the object is the color of the object we see, is the color of the object we see. अगला लिखिए, if an object absorbs all the colors, all the 7 colors of sunlight, it appears to be black. If an object absorbs all the colors of sunlight, it appears to be black. And if the object reflects, all the 7 colors of the light, it appears to be white. अब आप बोलोगे सर विबग्योर में पिंक कलर तो है नहीं, फिर आपको पिंक क्यों दिखता है? तो बेटा पिंक 2-3 कलर से मिलकर के बनता है, तो जब वो 2-3 कलर रिफ्लेक्ट होते हैं और आपकी आंखों में 2-3 ही एक साथ पहुंचते हैं तो आपको पिंक दिखता है। तो इस तरह से मैजेंटा, वो ग्रे, ये सारे कलर बनते रहते हैं 3-4 कलर से मिलकर के। ओके, आगे बढ़िए और समझिए लाइट के बारे में बेसिक। लाइट, यह हेडिंग डालिए, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लिख लीजिए, लिखिए, लाइट हैज ड्यूअल नेचर मीन्स इट बिहेव्स लाइक ए वेव एंड लाइक ए पार्टिकल एज वेल। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको ये जो लाइन लिखाई है ना, इस लाइन के ऊपर 12th क्लास की फिजिक्स की 2nd बुक है।
पूरी सेकंड बुक में सिर्फ यही नेचर डिस्प्ले हो रहा है कि भाई उसमें पार्टिकल नेचर है, उसमें वेव नेचर है। इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट लाइन लगी मुझे कि मैंने इसको 10th में लिखवा दिया। अब देखो, लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, वेव नेचर होता है, इसका क्या मतलब होता है? लाइट का पार्टिकल नेचर का मतलब ये हो गया कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। जैसे वो आप बंदूक की गोली है, अगर ग्रेविटी को 0 मान लो तो बंदूक की गोली अगर आप फायर करते हो तो क्या करती है? बंदूक की गोली स्ट्रेट लाइन में जाती है, लाइट भी स्ट्रेट लाइन में जाती है। तो लाइट का स्ट्रेट लाइन में जाना लाइट का पार्टिकल नेचर है। बंदूक की गोली जिस जगह पे पड़ेगी वहां पे गड्ढा कर देगी, लाइट जहां पे पड़ती है वहां पे उजाला कर देती है। बंदूक की गोली में मोमेंटम होता है, लाइट में भी मोमेंटम होता है। बंदूक की गोली में एनर्जी होती है, लाइट में भी एनर्जी होती है। ये सब आपका नेचर है। लेकिन और समझिए, लाइट का वेव नेचर भी होता है, मतलब लाइट की एक वेवलेंथ भी होती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी भी होती है, और कुछ और भी फिनोमिना लाइट के होते हैं। तो लाइट दोनों तरह से हमारे पास ट्रीट करी जाती है। आपने एक वर्ड सुना है, नहीं सुना, मैं वर्ड बोल रहा हूं, फोटोन। ये वर्ड सुना है बेटा कभी? कहते हैं कि लाइट जिस पार्टिकल से मिलकर के बनती है उस पार्टिकल का सबसे छोटा पैकेट, या यूं कहें कि लाइट का सबसे छोटा पैकेट जो होता है उसको हम कहते हैं फोटोन। तो आप अगले टॉपिक में लिखिए, लाइट इज सपोज टू मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और ब्रेक में लिखना पैकेट्स। लाइट इज सपोज टू मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ब्रैकेट में लिखना पैकेट्स, कॉल्ड एज फोटोन। प्रोटोन मत लिख लेना, कॉल्ड एज फोटोन। एंड एनर्जी ऑफ ए फोटोन, ब्रैकेट में लिखना लाइट, इज गिवन बाय ये देखिए, ये है हमारे पास लाइट की एनर्जी का फॉर्मूला। अगर एक लाइट है तो हम कहते हैं लाइट छोटे छोटे पैकेट से मिलकर के बनी हुई है, और इस पैकेट को हम बोलते हैं फोटोन। और इस फोटोन की एनर्जी दी जाती है E = hc/λ। यहां पर h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। अभी तक हम इससे ज्यादा की स्पीड नहीं बना पाए हैं नेचर में। अभी तक हमें ऐसा कोई पार्टिकल एनकाउंटर नहीं हुआ है जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा हो। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जिस दिन हमने स्पीड अचीव कर ली तो आइंस्टीन कहता है कि हम लोग टाइम मशीन बना सकते। इवन आपने सुना होगा ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल में क्या होता है बेटा कि अगर देखो हमें किसी के पास से गुजरना है, जैसे मैं खड़ा हूं और कोई मेरे पास से जल्दी गुजर गया तो मैं उसको पकड़ के खींच नहीं पाऊंगा अपनी तरफ। तो ब्लैक होल क्या करता है? हर एक चीजों को अपनी तरफ खींचता है। आपने मूवी भी देखी होगी। इवन अगर लाइट भी यहां से गुजर रही है ना तो लाइट को भी पकड़ के खींच लेता है। लाइट भी यहां से वापस नहीं जा पाती। ये समझो इतनी बड़ी चीज होती है ब्लैक होल। और ऐसा कहते हैं कि जब हम ब्लैक होल में जाते हैं तो अलग ही डायमेंशंस यूज होती है। तो बेसिकली ये अभी तक की हमारे पास मैक्सिमम स्पीड है लाइट की, वैक्यूम में इतनी होती है। ये होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट, और ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो ये होता है μ = c/λ। ये आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूं, चैप्टर तो हम स्टार्ट कर देंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि जिस जगह पर आप हैं, जिस फील्ड में आप पढ़ रहे हैं उसकी क्या विशेषता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इसको हम बोलते हैं, हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है न्यू करके, और ये होता है लैम्डा। तो न्यू = c/λ। चलिए साहब और समझते हैं। अब और समझिए, 1 nm, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 nm समझते हो आप? इसको बोलते हैं 1 नैनोमीटर।
इसका मतलब होता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर, और इसको हम बोलते हैं 1 एंगस्ट्रम। ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट frequency of light if its wavelength is 600 nanometer. If its wavelength is 600 nanometer, चलिए बताइए। देखो क्या कह रखा है, आपको दे रखा है लाइट की वेवलेंथ, है ना, यानी कि लैम्डा दे रखा है 600 नैनोमीटर, और आपसे पूछा है फ्रीक्वेंसी बताइए। मुझे पता है लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी होता है c बाई लैम्डा, तो c होता है 3 × 10⁸, और यह 600 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹, तो 600 होगा, 600 × 10⁻⁹। जब आप इसको करोगे तो यह आएगा 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होगी, आपने पढ़ी है 9th क्लास में। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर। तो चैप्टर बेटा लाइट की, जो जैसा मैंने बोला था कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, मतलब लाइट बुलेट की तरह जाती है। और बुलेट कैसे जाती है, अगर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर बुलेट को गिरा दिया जाए तो बुलेट वापस आ जाती है। कई बार सुना होगा कि दीवार से टकरा करके गोली किसी बच्चे को लग गई, ये रिफ्लेक्शन है। और रिफ्लेक्शन भी लाइट का पार्टिकल नेचर ही है। इवन ऐसे ही रिफ्रैक्शन भी है। रिफ्रैक्शन क्या है, लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो थोड़ी सी मुड़ जाती है, उसको हम बोलते हैं कि रिफ्रैक्ट हो गई। रिफ्रैक्शन का मतलब है मुड़ना लाइट का। कब, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करती है। तो ये दो फिनोमिना हमारे सिलेबस में है। पहले हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन और फिर हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। तो शुरू करते हैं लाइट। मैंने आपको अभी बताया कि लाइट का जो होता है, लाइट अगर गिरती है किसी भी सरफेस पे तो 3 काम होते हैं बेटा। लाइट का कुछ अमाउंट सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाता है, कुछ अमाउंट, जैसे 100 जूल की लाइट गिर रही है तो हो सकता है 30 जूल रिफ्लेक्ट हो गया। कुछ अमाउंट अपने मेन रास्ते को छोड़ करके इधर उधर भटक जाता है। मैंने माना ये हो गया 40 जूल या 50 जूल मान लो, और कुछ अमाउंट इसी मीडियम में रह करके एब्जॉर्ब हो जाता है। ये समझिए। तो 3 फिनोमिना हो गए। पहला अपने मीडियम में दोबारा चला गया, दूसरा अपने रास्ते से मुड़ गया, और तीसरा खत्म हो गया। तो पहले फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, दूसरे फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, और तीसरा फिनोमिना जिसमें लाइट रे को एब्जॉर्ब कर लिया गया है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। आपने देखा होगा किसी भी सरफेस पर जिस पर लाइट गिरती है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, उसकी वजह एब्जॉर्प्शन। अब हमारे सिलेबस में सिर्फ रिफ्लेक्शन है और रिफ्रैक्शन। बना लीजिए इसको। सबसे पहली बात, जो लाइट रे गिर रही है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो वापस चली गई उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, जो रास्ता भटक गई है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, जो एब्जॉर्ब हो गई उसके बारे में क्या ही बात करें, एब्जॉर्ब्ड रे कह दीजिए। कि हमारे पास जो है लाइट का कुछ अमाउंट ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर मेरे को रिफ्लेक्शन की स्टडी करनी है तो मैं ये कोशिश करूंगा कि 100 में से कम 90 जूल तो रिफ्लेक्ट हो, ताकि मेरी रीडिंग सही आ पाए। इसके लिए हम जिस सरफेस पर लाइट गिरती है उस पर सिल्वरिंग कर देते हैं। सिल्वरिंग करने में एब्जॉर्ब होने वाली लाइट कम हो जाती है, रिफ्रैक्ट होने वाली लाइट कम हो जाती है। और अब इस सरफेस को हम बोल देते हैं मिरर।
इसलिए हमें मिरर भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए रिफ्लेक्शन। पहले हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। वैसे 8th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है ना लाइट के बारे में। आइए, तो बेसिकली हम कोई ना कोई मिरर ले लेते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल सीधा है इसलिए हम बोलेंगे प्लेन मिरर। अगर इस प्लेन मिरर पर किसी लाइट को आपने इंसिडेंट करा है तो लाइट रे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। चलो, जिस पॉइंट पर ये गिरी है वहां पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं इस तरह से। हाँ, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। अभी हम नॉर्मल भी समझेंगे बट बाद ये होता है नॉर्मल। हम कोई भी एंगल जब हम नापते हैं वो नॉर्मल से नापते हैं, ये बात याद रखना। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लिख लेना, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर वाले को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मेरी आवाज पर फोकस करना, अगर ऊपर वाला दिखे भी नहीं तो गया। अब हमारे पास है रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके बारे में बात करते हैं। जब हमने लाइट के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे तो कुछ चीजें हमारे सामने निकल करके सामने है, कुछ हमें चीजें पता लगी कि ये तो लाइट कर ही रही है, तो हमने उसको बना दिया रूल। तो ये हो गया रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या रूल है? पहला रूल तो इन्होंने ये बनाया कि ये वाला एंगल ऑलवेज इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लिख लीजिए इसको। और दूसरा रूल इन्होंने ये बनाया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in the same plane। अब इस चीज को मैं समझाता हूं कि इस लाइन का क्या मतलब है। हाँ, मैं इस बात को बता रहा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। इस बात को मैं समझाता हूं, समझना। इंसिडेंट रे आपने ये मानी, रिफ्लेक्टेड ये मानी, और मैं बोलूं कि आप नॉर्मल खींचिए और आपने नॉर्मल खींच दिया ये वाला, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो आपने खींचा है ये अलग प्लेन में आ गया। रूल कहता है नॉर्मल उसी प्लेन में होना चाहिए जिसमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है, यानी कि नॉर्मल आप ऐसे खींचोगे। क्लियर? अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि इंसिडेंट रे मेरे पास है ये वाली, रिफ्लेक्टेड रे है मेरे पास ये वाली, अब आप नॉर्मल खींचिए, तब आप ये वाला नॉर्मल नहीं खींच सकते क्योंकि अलग आ गया, अलग प्लेन में आ गया। तब नॉर्मल आपको ये वाला खींचना पड़ेगा, ये वाला। इस लाइन का मतलब ये होता है। वरना अभी तक लोगों को ये लगता था कि इसका मतलब ये कि एक ही पॉइंट पे खींचेगा। नहीं, एक ही पॉइंट पे मैं ऐसा भी खींच सकता हूं बट ये नॉर्मल नहीं कहलाएगा। क्यों? बिकॉज इट शुड लाई इन द सेम प्लेन। क्लियर? ओके, अब एक छोटा सा क्वेश्चन कीजिए। इफ अ लाइट रे subtended 60 degree angle, if a light ray subtended 60 degree angle at the surface, what is the angle of reflected ray? Yeah, what is the angle of reflection? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक लाइट रे सबटेंड कर रही है 60 डिग्री का एंगल, कहां पर? सरफेस पर, यानी कि लाइट रे सरफेस पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये वाला। अगर ये 60 है तो ये 30 हुआ,
और अगर ये 30 हुआ प्रियंका जी तो ये भी 30 हुआ। आंसर है 30 डिग्री। बेटा मिरर आपने एक बात समझ लिया था कि किसी भी सरफेस में हम पॉलिश कर देते हैं। कि क्यों कर देते हैं? क्योंकि अगर हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट शुड बी रिफ्लेक्टेड बैक, इसलिए उसको पॉलिश कर देते हैं। तो वो पॉलिश्ड सरफेस जो है उसको हम कहते हैं मिरर। मिरर इज बेसिकली पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, अब मिरर के शेप की बात करो। अगर मिरर का शेप बिल्कुल ऐसा ही है, कहीं से कोई कर्व नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। और अगर कोई सरफेस, जैसे मैं बताता हूं, सपोज करो ये आपके पास स्फेयर है और हमने इसमें से कोई सरफेस काट ली और इसको पॉलिश कर दिया, तो यह हमारा कहलाता है स्फेरिकल मिरर। तो दूसरा मिरर जो है हमारे पास वो है स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? अ मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर, सिंपल। अब स्फेरिकल मिरर जो है ये आपका दो टाइप का हो सकता है बेटा। आराम से पढ़ना, एक एक चीज समझा दूंगा मैं इसमें, हर एक जड़े खोल दूंगा इसकी धीरे धीरे करके। स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है। एक वो जिसमें आपके पास एक स्फेयर था और आपने उसको काट करके अंदर वाली सरफेस को पॉलिश कर दिया है, यानी कि ये वाला मिरर। और इसको मैं पलट करके ऐसे भी रख सकता हूं, यानी कि ये वाली सरफेस। तो भी वही बात है, सीधी सी बात है। आपको एक सरफेस दे दे तो उससे एक सर्किल खींच लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि अंदर वाला पॉलिश्ड है या बाहर वाला। या इसी स्फेयर को आपने काटा और बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया इस तरह से, या इसी को पलट करके ऐसे रख दो। तो दो तरह की आप पॉलिशिंग कर सकते हैं, एक अंदर वाला पार्ट पॉलिश कर दो और एक बाहर वाला। अगर आपने अंदर वाला पार्ट पॉलिश करा है तो इस सरफेस को हम, इस मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा बट फिर भी कह सकते हैं द स्फेरिकल मिरर हुज इनर पार्ट इज पॉलिश्ड इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर, और जिसका आउटर पार्ट इज पॉलिश्ड कनकेव मिरर। और कोई दूसरा है नहीं हमारे पास। आइए बना लीजिए इसको। इसका एक और नाम है कन्वर्जिंग मिरर, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। लिख लेना ऐसे ही, क्यों कहते हैं वो सब बाद में बात करेंगे। डाइवर्जिंग मिरर, और इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। कल खुशी का भाई देखा, पता चला उसको भी पढ़ाया हुआ है मैंने, मुझे पता ही नहीं था खुशी उसकी बहन है। इसको पॉलिशिंग के लिए जिस मटेरियल का यूज करते हैं वो सिल्वर होता है ना, तो कई बार कर देते हैं सिल्वर्ड कर दिया, उसको सिल्वरिंग कर दी है। पॉलिशिंग का मतलब होता है सिल्वरिंग। आइए सिर्फ प्लेन मिरर पढ़ाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। प्लेन मिरर, ये मेरे पास प्लेन मिरर है। अब आप समझिए कि किसी ऑब्जेक्ट को आपको देखना है तो आप ऑब्जेक्ट रखोगे कहां, ए पर या बी पर? कहां रखोगे ऑब्जेक्ट? किसी ऑब्जेक्ट को मुझे देखना है तो उस ऑब्जेक्ट को मैं ए पर रखूं या बी पर रखूं? मिरर के फ्रंट साइड ए पे रखूंगा यार, फ्रंट साइड, ये बैक साइड है। अब सब सपोज करो तुम जो मिरर देखते हो उसमें जहां पे सिल्वर हो रहा है
उसके पीछे जाके खड़े होते हो क्या? जब आप फेस वॉश करते हो आप तो सामने खड़े होते हो ना, तो फ्रंट साइड ये होती है। इसका मतलब है कि कभी भी मिरर को हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उधर नहीं रखते हैं जिधर सिल्वरिंग हो, क्योंकि सिल्वरिंग में बेटा क्या होगा, लाइट रे आएगी तो इसको पार ही नहीं कर पाएगी, आपको कैसे इमेज दिखेगी? कम से कम इस केस में इसकी इमेज वापस जाकर के बनेगी तो सही है ना, ये होता है। अब समझना, यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, देखो मैंने आपको फिर बोल रहा हूं, हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं और रिफ्लेक्शन अपने आप में पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को शो करता है। और पार्टिकल नेचर लाइट का बंदूक की तरह होता है, या समझ लो बॉल की तरह होता है। एक सीधी दीवार है और इसमें बॉल मैंने सीधे मार दी। अगर मैंने एक बॉल को सीधे मारा है, ये बॉल मैंने मारी, कहां जाएगी ये बॉल टकरा करके? वापस बिल्कुल यहां। और अगर मैंने बॉल को तिरछा मारा तो कहां जाएगी? नीचे। और अगर मैंने यहां से उल्टा मारा तो ऊपर। ये इसको बोलते हैं पार्टिकल नेचर, कि हम रिफ्लेक्शन को पार्टिकल नेचर से समझ रहे हैं। अब क्या होता है कि यहां से जो लाइट रे जाती है वो तो वापस आ जाएगी, और जो यहां लाइट रे जाएगी वो रिफ्लेक्ट होकर के आएगी, और जो सीधी जाएगी वो भी इधर आ जाएगी। तो जब ये लाइट रे इधर से, आप जब इस वाली लाइट रे को देखते हो, मैं बहुत ज्यादा डील में नहीं जाऊंगा क्योंकि वरना आपको समझ में आना बंद हो जाएगा। और जब आप इन दोनों लाइट को, तो आपको ऐसा लगता है कि इसकी एक इमेज यहां पर बनी हुई है। किसी भी, एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितनी रेज की जरूरत होती है? आंसर था 2, एक रे और एक रे, सिर्फ 2 रे से आपके पास इमेज बन जाती है। तो अब आप देखिए, ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है इसकी एक इमेज आपको यहां मिलती है। अगर ये मैं कह दूं ए बी, तो इसका ए डैश इधर है, इधर बी डैश। इसमें जो लोगों ने नोटिस करा है वो ये देखा है कि अगर ये 10 सेंटीमीटर पर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर पर ही होगा। ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम यहां पर U से रिप्रेजेंट करेंगे, और यह है इमेज डिस्टेंस, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज इस इमेज की हमें निकल करके आई। आपसे कभी नहीं बोलेगा कि इमेज बनाओ, आपसे जो पूछेगा वो मैं बताता हूं। तो ये है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। पहली प्रॉपर्टी ये कि अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी आपको सीधी मिलेगी, इरेक्ट इमेज। नंबर 2, क्या ये लाइट रे वास्तव में यहां पर आके मिल रही है, या आपको ऐसा लगता है इधर से देखने पर कि ये लाइट रे वहां से आती होगी? हमें लग रहा है, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम ए पॉइंट। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है। तीसरा, सेम साइज की है। अगर ये 5 सेंटीमीटर ऊपर है, ये भी 5 सेंटीमीटर ऊपर लगेगा। अब आप अपना चेहरा देखते हैं, चेहरा सामने देखते हो, जितना बड़ा चेहरा है उतना ही बड़ा दिखता है, तो सेम साइज। चौथा, अगर ये 10 सेंटीमीटर पर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, तो U इज इक्वल टू V, यानी कि इमेज डिस्टेंस विल बी ऑलवेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पांचवी चीज है, इसमें यह देखा जाता है कि लेफ्ट का राइट हो जाता है। मतलब अगर आपने इस लेटर को देखना है तो आपको ये लेटर ऐसा दिखाई देगा, लेफ्ट का राइट हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लेटरली इन्वर्टेड। ये 5 प्रॉपर्टी हमें इस इमेज में देखने को मिलती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम साइज एट द सेम डिस्टेंस और लेटरली इन्वर्टेड। ये आपको याद रखनी पड़ेंगे, और अभी आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सर एक बार फोर्थ पॉइंट बता दो। ऑब्जेक्ट अगर इस मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर पर है तो इमेज भी इस मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी कि U और इमेज की डिस्टेंस यानी कि V विल बी सेम। फर्स्ट का मतलब है बेटा, अगर मैं मिरर के सामने सीधा खड़ा हूं तो मैं सीधा ही दिखूंगा, ऐसा तो है नहीं कि मेरी टांगे ऊपर दिखेंगी, यानी कि इरेक्ट इमेज बनती है।
इरेक्ट का मतलब सीधी। वर्चुअल, अब वर्चुअल का मतलब ये हो गया, वैसे हम बोलते हैं वर्चुअल इस इमेज को कहते हैं जिसको आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते। स्क्रीन पे कौन सी इमेज ले सकते हो? जहां पर लाइट रे एक्चुअल में मिलती है, जहां पर लाइट रे एक्चुअल में मिल रही है उसको हम बोलते हैं रियल इमेज, और जहां लाइट रे एक्चुअल में नहीं मिल रही है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो यहां पर अगर मैं क्लियरली बात करूं कि ये लाइट रे सीधी गई थी, कहां गई? वापस, कि सर ये तो वापस हो गई, वहां गई क्या? नहीं, बट मैं यहां से इसको देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लाइट रे यहां से आ रही होगी हवा में, ऐसा अज्यूम लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। अब मैं यहां से इस लाइट रे को देख रहा हूं तो बेसिकली तो ये लाइट रे यहां से आकर के यहां चली गई, बट मैं यहां से देखूंगा तो मुझे लगेगा कि ये लाइट रे यहां से आ रही होगी, ऐसा मेरे ख्यालों में चल रहा है। यानी कि ये दोनों लाइट रे एक्चुअल में तो है ही नहीं, ये तो आपको लग रहा है, वर्चुअल है, और इसीलिए ये लाइट रे वर्चुअल इमेज बनाती है। वर्चुअल इमेज वो जो पर्दे पर, स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं करी जा सकती। कॉपी के टॉप पर लिख लेना, बाकी मैं आगे भी पढ़ाऊंगा इस चीज को। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। और 10th लेवल पे इतना समझ लीजिए, जितनी भी इरेक्ट इमेजेस हैं सारी वर्चुअल होंगी, सीधी सी बात। हाँ, मेरी टांगे ऊपर दिख जाती तो वो रियल इमेज हो जाती, और रियल इमेज जो होती है वो उल्टी होती है। 90% मतलब आपके लेवल पे तो 100% है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये वर्ड साथ साथ आएगा, हमेशा याद रखना। जहां भी इमेज में इरेक्ट आ गया समझ जाना वर्चुअल होगी, और रियल एंड इन्वर्टेड ये शब्द भी साथ साथ आएगा। कोई भी इमेज अगर उल्टी बन रही है तो समझ जाना वो रियल है, या कोई भी इमेज अगर रियल है तो वो उल्टी ही बनेगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्लेन मिरर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में? हाँ, कॉन्वेक्स और कनकेव मिरर। ठीक है, अभी तक में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।